नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोधपुर संभाग और जोधपुर संभाग में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज जिला बाड़मेर। बाड़मेर जो भारत पाकिस्तान युद्ध का साक्षी रहा। बाड़मेर दोस्तों राजस्थान का मरुस्थलीय जिला है जो अपने अनेक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ठीक, बाड़मेर दोस्तों जो मल्लीनाथ जी की भूमि कहलाता है। बाड़मेर जो साहब आपके दोस्तों भटियाणी रानी के साहब आपके भूमि कहलाता है। बाड़मेर साहब आपके जिसे तिलवाड़ा सभ्यता के लिए जाना जाता है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या आदि पेट्रोलियम कुओं के लिए जाना जाता है बाड़मेर को। तो बाड़मेर अपने अंदर बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं। उन सभी विशेषताओं को भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के पन्नों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में मैं आशीष शर्मा। दोस्तों शुरुआत करते हैं जिला बाड़मेर से। ठीक दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं जिला बाड़मेर से। ठीक दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाड़मेर। और दोस्तों बाड़मेर में दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाड़मेर की विशेषताओं की। बाड़मेर के ऐतिहासिक महत्व से बात करना शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारा टॉपिक है जिला बाड़मेर। ठीक, ये बाड़मेर दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का संस्थापक कौन है। बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? बहादुरराव। पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का संस्थापक कौन है? बहादुरराव। ठीक, अच्छा पूछ लिया जाए कि साहब आपके बाड़मेर का वास्तविक संस्थापक कौन है। ठीक, पूछा जाएगा कि बाड़मेर का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि बाड़मेर का वास्तविक संस्थापक है भोमाजी रत्नावत। जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का वास्तविक संस्थापक है भोमाजी रत्नावत। दो बातें क्लियर, संस्थापक तो है बहादुरराव और वास्तविक संस्थापक है भोमाजी रत्नावत। एकदम क्लियर। दोस्तों तीसरी बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि साहब आपके जो बाड़मेर है, इसे पूर्व में क्या नाम दिया गया था, तो दोस्तों रखना लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर। क्लियर, लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर को कहा जाता है मालानी। तीन बातें हो गई, संस्थापक है बहादुरराव, वास्तविक संस्थापक है भोमाजी रत्नावत और पूर्व में साहब आपके इसका नाम था मालानी। फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर किस रियासत का अंग था। पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर साहब आपके किस रियासत का अंग था। एकदम क्लियर। तो दोस्तों बात ध्यान रखना, जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर साहब आपके जो बाड़मेर है ना, ये जोधपुर रियासत में सम्मिलित था। ठीक, पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर साहब आपके किस रियासत में सम्मिलित था। जोधपुर रियासत में सम्मिलित था। ठीक, पहली बात। ठीक, फिर बात आती है कि बाड़मेर को जोधपुर रियासत में कब मिलाया गया। 1608 में। पूछा जाएगा कि बाड़मेर को जोधपुर रियासत में कब मिलाया गया। 1608 में। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाएगा कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को साहब आपके जोधपुर रियासत में कब मिलाया गया। 1608 में मिलाया गया। क्लियर। और पूछा जाएगा कि साहब आपके बाड़मेर को जोधपुर रियासत में साहब आपके किसने मिलाया था। पूछा जाएगा कि बाड़मेर को जोधपुर रियासत में किसने मिलाया था, तो आप क्या बताओगे कि मालदेव राठौड़ सेकंड। ठीक, मालदेव राठौड़ सेकंड के द्वारा इस बाड़मेर रियासत को जोधपुर में मिलाया गया था। एकदम क्लियर। क्या बाड़मेर संस्थापक है बहादुरराव, वास्तविक संस्थापक है भोमाजी रत्नावत, पूर्व में साहब आपके ये मालानी के नाम से जाना जाता था और ये पहले जोधपुर रियासत में था। 1608 में मालदेव राठौड़ सेकंड के द्वारा इसे जोधपुर में मिलाया गया था। फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो बाड़मेर है ना, इसका राजस्थान में विलय हुआ 30 मार्च 1949 को। ठीक, अच्छा दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था। पूछा जाएगा कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था। चौथा चरण। और दोस्तों इस चरण में साहब आपके कुल कितनी रियासतें मिल हो गई थी। 14। ठीक, अच्छा दोस्तों 14 रियासतें कौन कौन सी थी, मैंने बता रखा है पहले भी। संयुक्त राजस्थान संघ,
संयुक्त राजस्थान संघ, इसमें कितनी रियासतें थी? 10। और संयुक्त राजस्थान संघ की 10 रियासतों में क्या मिलाएंगे? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, ट्रिपल JB, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर मिलाएंगे। तो जैसे ही जोधपुर रियासत को राजस्थान में मिलाया जाएगा तो बाड़मेर भी साहब आपके राजस्थान में सम्मिलित हो जाएगा। फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को जिला कब बनाया गया? पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को जिला कब बनाया गया? पूछ लिया जाएगा कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को जिला कब बनाया गया? तो आप क्या बताओगे? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को बाड़मेर को जिला घोषित किया गया था। समझ जाओगे ना, 30 मार्च 1949 को बाड़मेर को जिला घोषित किया गया था। संस्थापक है बहादुर राव, वास्तविक संस्थापक भौमाजी रत्नावत। पहले साहब आपकी ये मालानी के नाम से जाना जाता था। ठीक, जोधपुर रियासत में आता था और इसे जोधपुर में रियासत में लाया था 1608 में। ठीक, 30 मार्च 1949 को इस राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में रियासतें थी 14, संयुक्त राजस्थान संघ प्लस ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और 30 मार्च 1949 को ही बाड़मेर को जिला घोषित किया गया था। एकदम क्लियर यहाँ तक तो? ठीक। अब दोस्तों हम बाड़मेर की 3 विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं और भौगोलिक विशेषताएं। दोस्तों हम सबसे पहले लेते हैं बाड़मेर की ऐतिहासिक विशेषताएं। दोस्तों हम सबसे पहले लेते हैं बाड़मेर की ऐतिहासिक विशेषताएं। ठीक दोस्तों, हम प्रत्येक जिले की 3 विशेषताओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक तो ऐतिहासिक विशेषताएं, एक भौगोलिक विशेषताएं और साहब आपके एक पढ़ रहे हैं हम सांस्कृतिक विशेषताएं। तो दोस्तों हम यहाँ भी क्या करेंगे कि बाड़मेर की 3 विशेषताओं की चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक विशेषताओं की, सांस्कृतिक विशेषताओं की और भौगोलिक विशेषताओं की। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बाड़मेर की ऐतिहासिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो दोस्तों साहब आपके सबसे पहले बाड़मेर में साहब आपके एक दुर्ग आता है और उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग। जब हम बाड़मेर की ऐतिहासिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो दोस्तों बाड़मेर में एक दुर्ग आता है, दुर्ग का नाम क्या है? सिवाना दुर्ग। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो सिवाना दुर्ग है ना, इस सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाएगा कि जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो आप क्या बताओगे कि जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। पूछ लिया जाए कि जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण पंवार ने। अच्छा पूछा जाएगा कि सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे कि जो सिवाना दुर्ग है ना वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। एकदम क्लियर। सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने और ये हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो सब सिवाना दुर्ग है, दोस्तों बात आती है कि जो सिवाना दुर्ग है, दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है इसका उपनाम क्या है? क्लियर, इसका उपनाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके 2 उपनाम हैं। दोस्तों सिवाना दुर्ग का एक उपनाम है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, जो सिवाना दुर्ग है इसका एक नाम क्या है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाना, जो सिवाना दुर्ग है इसका एक नाम है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इस दुर्ग का दूसरा नाम है खेराबाद। इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? खेराबाद। और पूछा जाएगा कि इस दुर्ग को खेराबाद का नाम किसने दिया था? तो आप क्या बताओगे कि इस दुर्ग को खेराबाद का नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछ लिया जाए कि इस दुर्ग को खेराबाद का नाम किसने दिया था? तो क्या बताओगे आप? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। एकदम क्लियर, पहली बात। ठीक। अच्छा बात आती है कि अगर इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है तो बात आती है
कि इस दुर्ग में साहब आपके किस किसने शरण ली। बात आती है कि अगर ये दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है तो दोस्तों इस दुर्ग में किस किसने शरण ली। तो दोस्तों जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, दोस्तों जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था तो तब आपके मालदेव ने कहाँ शरण ली थी दोस्तों, इसी दुर्ग में शरण ली थी। समझ जाओगे ना, जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था तो मालदेव ने कहाँ शरण ली थी, इसी दुर्ग में शरण ली थी। ठीक दोस्तों, अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक है राव चंद्रसेन। अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक है राव चंद्रसेन। ठीक, और दोस्तों जो राव चंद्रसेन हैं, दोस्तों राव चंद्रसेन ने जब नागौर दरबार में अकबर का विरोध किया था तो शरण कहाँ ली थी, इसी दुर्ग में ली थी। समझ जाओगे क्या, इस दुर्ग में साहब आपके जब जब मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया है, जब जब मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया है तो उन्होंने जिस दुर्ग में शरण ली थी वो कौन सा था, सिवाना दुर्ग। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, मालदेव भाग कर आ गया सिवाना में, राव चंद्रसेन ने अकबर का विरोध किया और वो भी साहब आपके कहाँ आ गया, सिवाना में। एकदम क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखना, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कहलाते हैं जय नारायण व्यास। एकदम क्लियर, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन कहलाते हैं, जय नारायण व्यास। और दोस्तों जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में नजरबंद रखा गया था। समझ जाओगे दोस्तों, जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में नजरबंद रखा गया था। समझ जाओगे क्या दोस्तों। तो सब तीन बातें, मालदेव ने शरण ली थी सिवाना के दुर्ग में, राव चंद्रसेन ने शरण ली थी सिवाना के दुर्ग में, जय नारायण व्यास को नजरबंद रखा गया था सिवाना के दुर्ग में। समझ जाओगे दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम समझ गए। सिवाना दुर्ग निर्माता है वीर नारायण पंवार, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है और इसे खेराबाद का नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अब अगली बात दोस्तों बात करते हैं, समझना। ठीक दोस्तों, एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात आती है राव चंद्रसेन की। ठीक, हम बात करते हैं राव चंद्रसेन की। ठीक दोस्तों, जो राव चंद्रसेन है ना, इस राव चंद्रसेन के दो नाम हैं। ठीक दोस्तों, जो राव चंद्रसेन है इसका एक नाम है मारवाड़ का प्रताप। दोस्तों जो राव चंद्रसेन है इसका एक नाम क्या है, मारवाड़ का प्रताप। एकदम क्लियर, ये नाम है। और पूछा जाए कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था, विश्वेश्वर नाथ रेव ने। पूछा जाए कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था, विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा था। ठीक, अच्छा दोस्तों, जो राव चंद्रसेन है इसका एक नाम है भूला बिसरा राजा। क्लियर दोस्तों, जो राव चंद्रसेन है इसका एक नाम है भूला बिसरा राजा। और पूछा जाए कि राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे कि राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा था मुहणोत नैनसी ने। क्लियर, राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा था, मुहणोत नैनसी ने। समझ जाओगे क्या। ठीक, और यह राव चंद्रसेन राणा प्रताप का अग्रगामी, राणा प्रताप का पूर्वगामी आदि नामों से भी जाना जाता है। और राजस्थान का पहला राजपूत है राव चंद्रसेन, जिसने नागौर दरबार में अकबर का विरोध किया था। अकबर का विरोध करने वाला पहला राजपूत है राव चंद्रसेन, तो अकबर का सहयोग करने वाला पहला राजपूत है भारमल। समझ जाओगे, अकबर का विरोध करने वाला पहला राजपूत तो कौन है, राव चंद्रसेन, और अकबर का सहयोग करने वाला पहला राजपूत राव भारमल। एकदम क्लियर। चलो आगे अगली बात दोस्तों, फिर बात आती है कि दोस्तों जो सिवाना का दुर्ग है ना, इस सिवाना के साथ आपके दुर्ग में दोस्तों जय नारायण व्यास को नजरबंद करके रखा गया था। दोस्तों जो सिवाना का दुर्ग है इसमें जय नारायण व्यास को नजरबंद करके रखा गया था। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, जो जय नारायण व्यास हैं, दोस्तों जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है माँ साहब। समझ जाओगे ना दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें क्या कहा जाता है, माँ साहब कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है धुन का धनी। समझ जाओ ना दोस्तों, जय नारायण व्यास को माँ साहब कहा जाता है, इन्हें धुन का धनी कहा जाता है। दोस्तों जो जय नारायण व्यास है इन्हें कहा जाता है लोकनायक। क्या कहा जाता है, लोकनायक। क्लियर दोस्तों, साहब जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्लियर, जो जय नारायण व्यास हैं
इन्हें कहा जाता है शेर राजस्थान। ठीक दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है लक्कड़ और फक्कड़। ये सब जय नारायण व्यास के नाम है दोस्तों, समझना। जय नारायण व्यास सब आपके माँ साहब, दुन का धनी, लोक नायक, शेर राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़ आदि नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपको ध्यान रखना, जो जय नारायण व्यास हैं दोस्तों, समझना, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है जोधपुर प्रजामंडल का संस्थापक। ठीक दोस्तों आप समझना, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें कहा जाता है जोधपुर प्रजामंडल का संस्थापक। एकदम क्लियर। पहली बात दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं दोस्तों साहब आपके इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। ध्यान दोस्तों, जो जय नारायण व्यास हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी। तीसरी बात साहब आपके दोस्तों, तो जो जय नारायण व्यास हैं इनके द्वारा साहब आपके दोस्तों एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक, और दोस्तों इनके द्वारा साहब आपके साथ जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम है आंगी बाण। एकदम क्लियर। इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और दोस्तों उसका नाम क्या था? आंगी बाण का प्रकाशन। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो आंगी बाण है दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो आंगी बाण है इस आंगी बाण का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ब्यावर से किया गया था। कहाँ से किया गया था दोस्तों? ब्यावर से किया गया था। ठीक, और दोस्तों ध्यान रखना, जो आंगी बाण है इसकी विशेषता क्या है समझना। आंगी बाण राजस्थानी भाषा का, आंगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। समझो ना, आंगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। समझ जाओगे दोस्तों, समझना दोस्तों, जो आंगी बाण है ये राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। ठीक, तो पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंगी बाण। राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंगी बाण। और दोस्तों थोड़ा अगर यूं पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक, देखो दोस्तों रात दिन का अंतर है। अगर राजनीतिक समाचार पत्र का नाम आए तो आंगी बाण, और पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर। समझ जाओगे ना, राजस्थानी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? सज्जन कीर्ति सुधाकर। प्रकाशन हुआ था उदयपुर से राणा सज्जन सिंह के द्वारा। क्लियर। जय नारायण व्यास माँ साहब, दुन का धनी, लोक नायक, शेर राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़ कहलाता है। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कहलाते हैं। मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, नाम था आंगी बाण। जबकि दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधाकर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जय नारायण व्यास के द्वारा आंगी बाण के अतिरिक्त दोस्तों, जय नारायण व्यास के द्वारा दोस्तों आंगी बाण के अतिरिक्त एक समाचार पत्र और प्रकाशित किया गया था और उसका नाम था अखंड भारत। क्या नाम था? अखंड भारत। ये था हिंदी का। ठीक, और दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा एक समाचार पत्र और प्रकाशित किया गया था पीप, ये था अंग्रेजी का। और दोस्तों ये दोनों समाचार पत्र था आपके प्रकाशित किए गए थे बम्बई से। कहाँ से किए गए थे? बम्बई से। और बम्बई का संस्थापक कौन है मैंने बता रखा है ना, गैरीबाल्ड आंगियार। पूछा जाएगा कि बम्बई का संस्थापक कौन है? गैरीबाल्ड आंगियार। ठीक, एकदम क्लियर दोस्तों। जय नारायण व्यास ने अखंड भारत और पीप का भी प्रकाशन किया गया था। अखंड भारत है हिंदी में, पीप है अंग्रेजी में। बम्बई से ये जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। ठीक, अच्छा दोस्तों हम अगली बात करते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो जय नारायण व्यास हैं इनके द्वारा साहब आपके एक किताब वो लिखी गई थी दोस्तों। जो जय नारायण व्यास हैं इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। ठीक, और पूछा जाएगा कि साहब आपके जय नारायण व्यास ने एक किताब लिखी थी मारवाड़ के शासन पर। ठीक, और दोस्तों उस किताब का नाम था पोपाबाई की पोल। क्या नाम था?
पोपाबाई की पोल, समझ जाओगे क्या। जे नारायण व्यास के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, नाम था पोपाबाई की पोल। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, एक बात और पूछ लिया जाए आपसे, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में पोपाबाई का मंदिर कहाँ है, पूछा जाए कि राजस्थान में पोपाबाई का मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में साहब आपके पोपाबाई का मंदिर है शार्दुल शहर में। कहाँ है साहब आपके शार्दुल शहर में, और साहब आपके शार्दुल शहर कहाँ आता है, गंगानगर में। समझ जाओगे ना, राजस्थान में पोपाबाई का मंदिर कहाँ है, शार्दुल शहर में, गंगानगर में। एकदम क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो दोस्तों एक बात फिर समझना अच्छी तरह। ठीक। बाड़मेर में कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग, किसने बनाया, वीर नारायण पंवार ने। किस पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर। ठीक। अच्छा दोस्तों इसका उपनाम क्या है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और खेराबाद। खेराबाद किसने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इस दुर्ग में मालदेव ने शरण ली, चंद्रसेन ने शरण ली और जे नारायण व्यास को नजरबंद करके रखा गया था। ठीक दोस्तों, चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहलाता, किसने कहा था, विश्वेश्वर नाथ रेव ने। चंद्रसेन बोला बिसरा राजा कहलाता, किसने कहा था, मनोहर नयन सिंह ने। जे नारायण व्यास को कहा जाता है मास साहब, धुन का धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान, लकड़ फक्कड़। ये जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, मारवाड़ के गांधी हैं। इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था, पहला राजनीतिक समाचार पत्र था आंगीबान, वो प्रकाशित किया गया था। तो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो उदयपुर से राणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर। जे नारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत हिंदी में और पीप अंग्रेजी में बंबई से प्रकाशित किए गए थे, और बंबई का संस्थापक है साहब आपके गेरीबाल्ड आंगियार। हाँ या ना। ठीक। जे नारायण व्यास की किताब का नाम है पोपाबाई की पोल, और साहब आपके इन्होंने पोपाबाई का मंदिर है शार्दुल शहर गंगानगर में। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे। ठीक साहब आपके पहली बात। दोस्तों साहब आपके दूसरी बात ध्यान रखना कि साहब आपके जो बाड़मेर है ना, इस बाड़मेर साहब आपके एक स्थान है तिलवाड़ा, और साहब आपका जो तिलवाड़ा है ना, ये सभ्यता के लिए जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, बाड़मेर साहब आपके स्थान है तिलवाड़ा, और साहब आपके ये अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। ठीक। अब बात आती है कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है, पूछा जाएगा कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है। ठीक दोस्तों, हम केवल विशेषता की चर्चा करेंगे। ठीक, पूछा जाएगा कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान में निम्न में से वो कौन सी सभ्यता है। प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान में निम्न में से वो कौन सी सभ्यता है जहां आदि मानव के गर्त आवास प्राप्त हुए हैं। निम्न में से वह कौन सी सभ्यता है जहां आदि मानव के गर्त आवास प्राप्त हुए हैं, मतलब वह कौन सा क्षेत्र है जहां आदि मानव जमीन के भीतर खड्डे खोद कर रहा करता था। तो अगर खड्डे खोद कर रहेगा तो गर्त आवास कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, और पूछा जाएगा कि आदि मानव के गर्तावास कहां से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाएगा आदि मानव के गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तिलवाड़ा से। समझ जाओगे क्या। पूछा जाएगा कि आदि मानव के गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तिलवाड़ा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एकदम क्लियर। अब दोस्तों फिर दोस्तों देखो हम एक बात करते हैं। ठीक, हम दोस्तों बातें बहुत सारी करेंगे जीके को लेकर। ठीक दोस्तों, ये आदि मानव। ठीक दोस्तों, इस आदि मानव को लेकर 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 प्रश्न बनता है कि आदि मानव के गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाएगा कि आदि मानव के गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताओगे, तिलवाड़ा सभ्यता से। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों बनते हुए आए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तिलवाड़ा सभ्यता से। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि आदि मानव की गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। पूछा जाएगा कि आदि मानव की गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या बताओगे, बागोर सभ्यता से। दोस्तों पूछा जाएगा कि आदि मानव की जो गुफाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, बागोर से। और बागोर सभ्यता कहाँ आती है, भीलवाड़ा में। कहाँ आती रे भैया, भीलवाड़ा में। ठीक। और दोस्तों पूछा जाएगा 2 बातें, और पूछा जाएगा कि आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं गरड़दा सभ्यता से।
आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए गरड़दा सभ्यता से। और पूछा जाए कि गरड़दा सभ्यता कहाँ आती है, बूंदी जिले में। कहाँ आती है, बूंदी जिले में। और पूछा जाए कि ये सभ्यता किस नदी के निकट है, तो दोस्तों नदी का नाम है छाजा नदी। पूछा जाए कि किस नदी के निकट है, छाजा नदी। और पूछा जाएगा कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी, ओम प्रकाश शर्मा ने की थी। दोस्तों पूछा जाए कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी, ओम प्रकाश शर्मा ने की थी। एकदम क्लियर किया दोस्तों। तो आदि मानव के गर्तावास तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तिलवाड़ा से। आदि मानव की गुफाएं प्राप्त हुई है बागोर से। और आदि मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए गरड़दा से। गरड़दा कहाँ आती है, बूंदी में। नदी का नाम है छाजा। खोज करने वाले थे ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश कुक्की। एकदम क्लियर दोस्तों, एकदम क्लियर यहाँ तक तो। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं है दोस्तों, चलूँ आगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे की। एकदम क्लियर दोस्तों, हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अब आपके बाड़मेर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की। अब दोस्तों हम बात करेंगे बाड़मेर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की। ठीक, अब अगर बाड़मेर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए, ठीक, बाड़मेर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए, ठीक, अगर दोस्तों बाड़मेर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो साहब आपके सबसे पहले नाम आता है बाड़मेर की नदियों की, कि साहब आपके बाड़मेर में कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं। ठीक, अगर बाड़मेर की भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो साहब आपके सबसे पहले किसका नाम आता है, नदियों का नाम आता है। अगर दोस्तों हम बाड़मेर साहब आपकी नदियों की बात करते हैं तो साहब आपके यहाँ लूणी नदी है। कौन सी साहब नदी है दोस्तों, यहाँ लूणी नदी है। ठीक दोस्तों, साहब आपके यहाँ एक सागी नदी है। ठीक दोस्तों, साहब आपके यहाँ एक साहब आपकी नदी है और साहब आपके उसका नाम है सोकड़ी नदी। ठीक, लूणी, सागी, सोकड़ी साहब आपकी ये बाड़मेर की प्रमुख नदियां हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है जवाई नदी। क्या नाम है, जवाई नदी। तो दोस्तों बात आती है कि बाड़मेर जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। बात आती है कि जो बाड़मेर है यहाँ की सब आपके प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो सब आपके बताओगे कि लूणी नदी, सोकड़ी नदी। क्लियर दोस्तों, इसके अलावा साहब आपके जवाई नदी, सागी नदी, और दोस्तों साहब आपके एक नदी का नाम है मीठड़ी। क्या नाम है, मीठड़ी साहब आपके। ये सब आपके बाड़मेर जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। अब इन सब नदियों में भी दोस्तों जो प्रमुख नदी है उसका नाम है लूणी। दोस्तों इन सब नदियों में भी जो प्रमुख नदी है उसका नाम क्या है, लूणी। एकदम क्लियर। अब सब दोस्तों सब समझना, बात आती है कि जो लूणी नदी है, दोस्तों बात आती है कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। पूछ लिया जाए कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि लूणी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। समझ जाओगे ना। पूछा जाएगा कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे साहब, आपके 495 किलोमीटर। पहली बात। ठीक, फिर बात आती है कि लूणी नदी की कुल लंबाई में से राजस्थान में कितनी लंबाई है। पूछा जाए कि इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों राजस्थान में जो लूणी नदी है ना, ये 330 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में साहब आपकी नदी 330 किलोमीटर लंबी है। एकदम क्लियर दो बातें। ठीक, अच्छा बात आती है कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पूछा जाएगा कि जो लूणी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी से। और नाग पहाड़ी कहाँ आती है, अजमेर में। कहाँ आती है, अजमेर में। एकदम क्लियर। अब दोस्तों आप समझना, ये जो लूणी नदी है ना, इसे उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है। पूछा जाएगा कि जो लूणी नदी है इसे उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है, तो सब जानना जो लूणी नदी है ना, ये सब आपके उद्गम स्थल पर कहलाती है सरगावती। क्या कहलाती है, सरगावती या सागरमती। समझना, जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी उद्गम स्थल पर क्या कहलाती है,
सरगावती या फिर सागरमती। ठीक, अगर दोस्तों आगे की बात करें तो साहब आपकी ये अजमेर से निकलकर कहाँ जाती हैं? पुष्कर में। कहाँ जाती हैं? पुष्कर में। और पूछा जाएगा कि साहब आपके पुष्कर में इस लूणी नदी को क्या कहा जाता है? साकरी। क्या कहा जाता है? साकरी। समझ जाओगे ना, पुष्कर में साहब आपके इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? साकरी कहा जाता है दोस्तों। फिर आगे जाके साहब आपकी जो नदी है ना, ये जाती है पाली में। ठीक, और पूछा जाएगा कि पाली में इस नदी को क्या कहा जाता है? रेल अथवा नाड़ा। क्या कहा जाता है? रेल अथवा नाड़ा। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर दोस्तों साहब आपके ये जो नदी है ना दोस्तों, ध्यान रखना, पाली में साहब आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये रेल अथवा नाड़ा। एकदम क्लियर दोस्तों। तो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये दोस्तों जो रेल नाड़ा है ना, ये पाली में नहीं दोस्तों, जालोर में कहलाती है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों जो रेल अथवा नाड़ा है ना, ये साहब आपके पाली में नहीं, साहब कहाँ कहलाती है? जालोर में कहलाती है। ठीक दोस्तों, पाली में तो इसे कहा जाता है लूणी। क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि पाली में साहब आपके इसे क्या कहा जाता है? लूणी कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों पाली के बाद ये जाती है बालोतरा। कहाँ जाती है? बालोतरा में। ठीक, और दोस्तों बालोतरा में ये हो जाती है आधी खारी आधी मीठी। क्या हो जाती है फिर? ये आधी खारी और आधी मीठी नदी हो जाती है। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह? हाँ बरो भैया। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, लूणी बाड़मेर की नदी है, कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। और दोस्तों जो लूणी है ना, ये अपना जल लेकर जाती है कच्छ के रन में। क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि ये अपना जल लेकर हम आपके कहाँ जाती हैं? कच्छ के रन में जाती हैं। 495 में से 330 किलोमीटर ही राजस्थान में बहती हैं। उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। उद्गम स्थल पर ये सरगावती या सागरमती बोलते हैं। पुष्कर में साकरी, जालोर में रेल नाड़ा, पाली में लूणी और बालोतरा में आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अगर पूछ लिया जाए कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। समझ जाओगे ना। पूछा जाएगा कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या बताओगे कि लूणी नदी का साहब आपके प्रवाह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? आपके गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि समझना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अच्छा दोस्तों सब ध्यान रखना, इस लूणी नदी का एक नाम और है दोस्तों। जो लूणी नदी है ना, इस लूणी नदी का एक नाम और है। और पूछा जाए कि वो एक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों जो लूणी नदी है ना, इस लूणी नदी को कहा जाता है अंतः सलीला। क्या कहा जाता है? अंतः सलीला। और पूछा जाए कि लूणी नदी को अंतः सलीला किसने कहा था? कालिदास ने। जो लूणी नदी है इसे क्या कहा जाता है? अंतः सलीला। और पूछा जाए कि लूणी को अंतः सलीला किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। ठीक, अच्छा दोस्तों जब कालिदास की बात आती है तो सब ध्यान रखना, जो कालिदास है ना दोस्तों, ये कालिदास साहब आपके 9 रत्नों में सम्मिलित था दोस्तों। सब समझना दोस्तों, जो कालिदास है ना, ये कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में सम्मिलित था। ठीक दोस्तों, जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, दोस्तों जो कालिदास है ना, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में सम्मिलित था। समझ जाओगे क्या भैया? जो कालिदास है ना, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 9 रत्न कहा जाता है। फिर बात आती है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसके 9 रत्न कौन कौन से थे, तो आप क्या बताओगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक रत्न था कालिदास। कौन था? कालिदास। दोस्तों इसका एक रत्न था अमर सिंह। ठीक, 2 बातें दोस्तों साहब आपके। इसका तीसरा रत्न था शंकु। कौन था? शंकु। चौथे का नाम था वेताल भट्ट। क्या नाम था? वेताल भट्ट। दोस्तों 5वें का नाम था घटकरपर। क्या नाम था रे भैया? घटकरपर। ठीक दोस्तों साहब आपके 6ठे का नाम था वररुचि। ये सब आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि। दोस्तों एक होगा साहब आपके धनवंतरी। साहब कौन होगा? धनवंतरी। दोस्तों एक होगा शपणक।
कौन होगा भैया? शपणक, एकदम क्लियर। कालिदास दोस्तों, और एक होगा आपके वेताल भट्ट दोस्तों, एक होगा वराह मिहिर। कौन होगा दोस्तों? वराह मिहिर। ठीक, तो कालिदास, शंकु, वेताल भट्ट, गढ़ करपर, शंकु, ये दोस्तों क्या थे कालिदास के? तो ये क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। समझ जाओगे। लूणी नदी का नाम है साहब आपके अंतः सलीला, और लूणी को अंतः सलीला कहा है किसने दोस्तों? कालिदास ने। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में सम्मिलित था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं कालिदास, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गढ़ करपर, वररुचि, धनवंतरी, शपणक और वराह मिहिर। एकदम क्लियर। चलूं आगे। ठीक, अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, समझो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों। भारत के इतिहास में दोस्तों, भारत के इतिहास में 2 शासक ऐसे हुए हैं जिनके पास 9 रत्न थे। भारत के इतिहास में 2 शासक ऐसे हुए हैं जिनके पास 9 रत्न थे। एक का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो दोस्तों एक का नाम है अकबर। ठीक दोस्तों, एक का नाम तो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक का नाम क्या है? अकबर। अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्न देख लिए आपने। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि पूछा जाएगा कि साहब आपके अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं? देखना, अबुल फजल दोस्तों, पहला तो कौन सा होगा? अबुल फजल दोस्तों। दूसरा कौन सा होगा? टोडरमल। कौन होगा? टोडरमल। तीसरा कौन सा होगा? बीरबल। चौथा कौन सा होगा? मानसिंह। पांचवा कौन सा होगा? तानसेन। छठा कौन सा होगा? रहीम खाने खाना। सातवां कौन सा होगा? मुल्ला दो प्याजा। ठीक दोस्तों, कौन होगा? मुल्ला दो प्याजा। आठवां कौन सा होगा? हकीम हुमाम। ठीक, और दोस्तों 9वां कौन सा होगा? फैजीम। ये थे अकबर के 9 रत्न। ठीक दोस्तों, इससे तो क्या बन जाएगा? अबुल फजल। क्या बन जाएगा रे भैया? अबुल फजल। एकदम क्लियर दोस्तों, इससे क्या बन जाएगा? टोडरमल। बन गया क्या रे भैया? दोस्तों इससे बन जाएगा बीरबल। क्या बन जाएगा? बीरबल। और दोस्तों जो बीरबल है ना, इसका वास्तविक नाम है महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। दोस्तों इससे बन जाएगा मानसिंह प्रथम। ये वही मानसिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध में गया था। दोस्तों इससे बन जाएगा तानसेन। क्या बनेगा रे भैया? तानसेन। और दोस्तों जो तानसेन है ना, इस तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। ठीक दोस्तों, इससे बन जाएगा रहीम खाने खाना। क्या बन जाएगा? रहीम खाने खाना। एकदम क्लियर दोस्तों, इससे बन जाएगा मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ठीक दोस्तों, इससे बन जाएगा हकीम हुमाम। क्या बन जाएगा? हकीम हुमाम। और इससे क्या बन जाएगा? फैजी। समझ गए क्या दोस्तों? ये 9 रत्न काम की बात है, याद रखना दोस्तों, आपके काम आएगा। ठीक, बाड़मेर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? लूणी, सागी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी। ठीक, लूणी नदी है, कुल लंबाई कितनी है? 495। कच्छ के रण में जाती है, अरसागर में जाती है। लूणी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 330। उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से, अजमेर से। उद्गम स्थल पर सरगावती, पुष्कर में सांकरी, जालोर में रेल नाड़ा, पाली में लूणी, बालोतरा में आदि खारी, आदि मीठी। हाँ या ना? हाँ। ठीक, लूणी नदी को कब कहा जाता है? अंतः सलीला। और लूणी को अंतः सलीला का नाम किसने दिया है? कालिदास ने। कालिदास कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 9 रत्न। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन कौन से थे? ये थे। और भारत के इतिहास में 2 शासक है जिनके पास 9 रत्न थे, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक अकबर। ठीक, और अकबर के 9 रत्न हो गए। अब तो बीमा तार मुक्त हो गए फैजी। क्या बोलोगे? अब तो बीमा तार मुक्त हो गए फैजी। समझोगे क्या? अब तो बीमा तार मुक्त हो गए फैजी। एकदम क्लियर दोस्तों यहां तक? चलूं आगे। ठीक, अगली बात करते हैं दोस्तों। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि साहब आपके जो बाड़मेर हैं, यहाँ परिवहन की क्या व्यवस्था है? बात आती है कि साहब यहाँ परिवहन की क्या व्यवस्था है? तो दोस्तों बाड़मेर में 2 तरह का परिवहन है। एक तो है सड़क परिवहन और दोस्तों एक है रेल परिवहन। क्लियर दोस्तों? अगर हम सड़क परिवहन की बात करते हैं तो तब आपके यहाँ क्या है? NH-15। और NH-15 को दोस्तों वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम? NH-62।
अगर दोस्तों हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो बाड़मेर उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है। किसमें आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है। एकदम क्लियर, पहली बार। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, बाड़मेर साहब क्या है दोस्तों, सब समझना, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पर स्थित है। एकदम क्लियर दोस्तों, जो बाड़मेर है ना, यह अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन भी बन है दोस्तों। बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन भी है। ठीक, और पूछा जाए कि जो बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? मुनाबाव खोखरा पार। क्लियर, बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है और उसका नाम क्या है? मुनाबाव खोखरा पार। ठीक दोस्तों, जो मुनाबाव स्टेशन है ना, ये तो है बाड़मेर में। जो मुनाबाव स्टेशन है तो कहाँ है? बाड़मेर में। और जो खोखरा पार है ना, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। समझ जाओगे क्या? बाड़मेर में साहब आपके परिवहन के दो साधन हैं, एक का नाम है साहब आपके रेल परिवहन और एक का नाम है सड़क परिवहन। अगर दोस्तों हम रेल परिवहन की बात करते हैं, तो साहब आपके बाड़मेर उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक, और दोस्तों साहब आपके यहाँ दोस्तों NH-15 निकलता है और साहब आपके बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है मुनाबाव खोखरा पार। हाँ या ना? हाँ। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है ना दोस्तों, जो बाड़मेर है सब आपके दोस्तों, जो बाड़मेर है ना, ये बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। क्लियर दोस्तों, जो बाड़मेर है ना, ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, और पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर की बनाता है? 228 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर बनाता है दोस्तों? 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना। ठीक, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो समापन होता है साहब आपके, वो भी कहाँ होता है? बाड़मेर में। और पूछा जाएगा कि बाड़मेर में कहाँ होता है? शाहगढ़ में। कहाँ होता है? शाहगढ़ में। ठीक, और शाहगढ़ के किस गांव में होता है? बाखासर गांव में। शाहगढ़ के किस गांव में होता है? बाखासर गांव में होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन। हाँ या ना? ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। समझ जाओगे ना, बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और राजस्थान में दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, बता रखा है ना, गंगानगर और बाड़मेर। समझ जाओगे, गंगानगर और बाड़मेर साहब आपके दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों बाड़मेर पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाड़मेर गुजरात के साथ बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। एकदम क्लियर, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। समझ जाओगे क्या? तो दोस्तों बाड़मेर के साथ आपके दोस्तों बाड़मेर के अतिरिक्त एक जिला और है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पहले बता रखा है ना, एक बार और देख लो। पाकिस्तान, एक तो गंगानगर, गंगानगर पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों देखना, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा, दोस्तों गुजरात के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है दोस्तों? बाड़मेर। समझ जाओगे ना, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा दोस्तों कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। एकदम क्लियर। पहली बात, गुजरात सीमा पर दोस्तों, गुजरात सीमा पर स्थित, गुजरात सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में बड़ा जिला, गुजरात सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ठीक, वो भी कौन सा होगा दोस्तों? आपके बाड़मेर। गुजरात की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, गुजरात सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, गुजरात सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, ठीक। तो दोस्तों फिर भी आंसर क्या होगा? बाड़मेर। अर्थात गुजरात को स्पर्श करने वाला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, ठीक। सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात के साथ, बाड़मेर। और गुजरात से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। हाँ या ना दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट है क्या दोस्तों? नहीं है ना दोस्तों डाउट? ठीक, चलूँ आगे। ठीक, बाड़मेर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों याद रखना, भूलना मत, भूलना बहुत बड़ी बात पाप होगा। ठीक,
फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर साहब आपके अगली विशेषता क्या है। बात आती है दोस्तों कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर साहब आपके अगली विशेषता क्या है। ठीक, फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर की अगली विशेषता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का साहब आपके हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। दोस्तों हम क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है। पूछ लिया जाए कि बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे कि बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है, 28,387 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ध्यान रखना, बाड़मेर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। समझोगे ना, बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और दोस्तों क्षेत्रफल की बात की जाए, सब समझो दोस्तों, ये क्षेत्रफल में। ठीक, तो पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो तो कौन सा होगा, जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो कौन सा होगा साहब, आपके जैसलमेर। ठीक, और पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो आप क्या बताओगे कि क्षेत्रफल में जो दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा, बाड़मेर। तो दोस्तों जो बाड़मेर है ना, वो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कहलाता है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, वो तो है जैसलमेर, सबसे छोटा है धौलपुर, और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था आपके दोस्तों यहाँ। तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों यहाँ बाड़मेर दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक, ध्यान रखना। दोस्तों अगली बात करते हैं हम बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ी की। ठीक, बात आती है कि यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सब ध्यान रखना, जो बाड़मेर है ना, सब आपकी यहाँ 56 की पहाड़ी पाई जाती हैं। ठीक दोस्तों, समझना, यहाँ सब क्या पाई जाती है, 56 की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये बात आपको याद भी होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक, देखो दो चीज़ें पूछा जाए कि 56 की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है। पूछ लिया जाए कि 56 की पहाड़ी तो कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि 56 की पहाड़ी तो आती है बाड़मेर में। कहाँ आती है, बाड़मेर में। और पूछा जाए कि 56 का मैदान कहाँ है। पूछा जाए कि 56 का मैदान कहाँ है, तो सब आपके तब ना दोस्तों पूछा जाएगा कि 56 का मैदान कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, दक्षिणी राजस्थान में है। कहाँ है, दक्षिण राजस्थान में है। ठीक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह साहब आपके, जिसे कहा जाता है 56 का मैदान। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। अगली बात दोस्तों फिर हम करते हैं कि जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर की प्रसिद्ध झील कौन सी है। पूछा जाए कि जो बाड़मेर है, यहाँ साहब आपके प्रसिद्ध झील कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे, पचपदरा झील। ये पूछा जाए कि बाड़मेर की प्रसिद्ध झील कौन सी है, पचपदरा झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। और साहब आपके ध्यान रखना, पचपदरा झील खारे पानी की, दोस्तों जो पचपदरा झील है ये खारे पानी की झील है। तब किसकी झील है, ये खारे पानी की झील है साहब आपके पचपदरा झील। ठीक, पहली बात दोस्तों, इस पचपदरा झील में साहब आपके दोस्तों, साहब जो पचपदरा झील है यहाँ लगभग साहब आपके 98% दोस्तों, समझना, जो पचपदरा झील है दोस्तों, यहाँ नमक का उत्पादन होता है। सब आपके किसका उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है। एकदम क्लियर। और दोस्तों यहाँ जो नमक का उत्पादन होता है ना, वो राजस्थान में सर्वोत्तम नमक माना जाता है। एकदम क्लियर, इसे राजस्थान में सर्वोत्तम नमक की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राजस्थान में सर्वोत्तम नमक का उत्पादन कहाँ होता है साहब, आपके पचपदरा झील में। दोस्तों यहाँ का साहब आपके जो नमक है ना, उसमें 98% NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि यहाँ जो नमक का उत्पादन है वो साहब कौन करती हैं,
खारवेल जाति। समझो दोस्तों, पूछा जाएगा कि साहब आपके यहाँ जो नमक का उत्पादन है वो कौन करती है? खारवेल जाति करती है। एकदम क्लियर, खारवेल जाति के द्वारा यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो खारवेल जाति है ना, ये माल मोरडी, एकदम क्लियर दोस्तों सब समझना, जब आपकी जो खारवेल जाति है ये मोरडी नाम की झाड़ी से, क्लियर दोस्तों, ये मोरडी नाम की झाड़ी से नमक का उत्पादन करती है। मोरडी नामक झाड़ी से सब आपकी ये नमक का उत्पादन करती है। समझ जाओगे कि दोस्तों ये सब आपके यहाँ जो खारवेल जाती है ये मोरडी नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करती है। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट है क्या? रे भैया पूछ लो, हो तो नहीं है ना? ठीक। बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध झील कौन सी है? पचपदरा। खारे पानी की झील है, नमक का उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वोत्तम नमक का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? पचपदरा झील में होता है। एकदम क्लियर दोस्तों, किस में होता है? पचपदरा झील में होता है। ठीक। प्लस साहब आपके यहाँ जो नमक पाया जाता है वो साहब आपके 98% साहब आपके शुद्ध नमक होता है। क्लियर। यहाँ खारवेल जाति साहब आपके नमक का उत्पादन करती है मोरडी नामक झाड़ी से। ठीक। अच्छा दोस्तों देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है सांभर। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? सांभर। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी साहब आपके दोस्तों? पचपदरा। समझोगे ना, राजस्थान में खारे पानी की झील तो कौन सी है? सांभर। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा। अर्थात दोस्तों यहाँ सर्वाधिक नमक पाया जाता है, सर्वाधिक खारे पानी की झील साहब किसे कहा जाता है दोस्तों? पचपदरा को। समझ जाओगे ना, सर्वाधिक खारे पानी साहब आपकी झील किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके पचपदरा को कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप कि साहब आपके कोई डाउट है, अगर नहीं है फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों बात आती है कि बाड़मेर में साहब आपके दोस्तों बात आती है कि साहब जो बाड़मेर है इस बाड़मेर साहब आपके दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? एकदम क्लियर। तो साहब समझना दोस्तों, जो बाड़मेर है यहाँ अगर दोस्तों हम खनिज की बात करते हैं, एकदम क्लियर दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ के खनिज की, ऊर्जा की बात बाद में करते हैं, पहले खनिज कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर साहब आपके हम खनिज की बात करते हैं तो दोस्तों जो बाड़मेर है ना ये पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है। दोस्तों जो बाड़मेर है यह पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है। समझ जाओगे दोस्तों, जो बाड़मेर है ना ये सब आपके किसका केंद्र है? पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है। ठीक। और दोस्तों यहाँ जो पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है वो किया जा रहा है केयर्न एनर्जी के संयुक्त तत्वाधान में। क्लियर। यहाँ जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है वो किया जा रहा है केयर्न एनर्जी के द्वारा। समझ जाओगे क्या भैया? ठीक। अच्छा, आपको पूछा जाता है कि बाड़मेर में पेट्रोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्लियर। तो दोस्तों यहाँ जो तेल के कुएं हैं उन्हें नाम दिया गया है मंगला। क्या नाम दिया गया है? मंगला। दोस्तों एक कुएं का नाम है भाग्यम। ठीक दोस्तों, एक कुएं का नाम है ऐश्वर्या। ये प्रश्न आ भी चुका है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। क्लियर दोस्तों। एक कुएं का नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। एकदम क्लियर। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती साहब आपकी क्या है? ये बाड़मेर में पाए जाने वाले प्रमुख तेल कुएं हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर साहब आपकी बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके और कौन से कुएं हैं? तो दोस्तों कुछ कुओं की और खोज की गई है जिन्हें नाम दिया गया है वंदना, रागेश्वरी। क्लियर। वंदना, एक का नाम है रागेश्वरी। एकदम क्लियर। एक का नाम है साहब आपके कर्मावती। ठीक। तो दोस्तों पूछा जाए कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, वंदना, रागेश्वरी, कर्मावती ये क्या हैं? तो बाड़मेर क्षेत्र में साहब आपके दोस्तों जो तेल के कुएं हैं उन्हें नाम दिया गया है साहब आपके मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती आदि नाम दिया गया है दोस्तों आपके। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि बाड़मेर में ऊर्जा की साहब आपकी क्या कंडीशन है? पूछा जाएगा कि साहब बाड़मेर में दोस्तों ऊर्जा की क्या कंडीशन है? तो दोस्तों जानना, दोस्तों बाड़मेर में कोयले का उत्पादन होता है। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ कोयले का उत्पादन होता है। और साहब आपके पूछा जाएगा कि साहब यहाँ कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट निस्म का सब कोयला निकलता है। कौन सा निकलता है दोस्तों? लिग्नाइट। क्लियर। और दोस्तों साहब ध्यान रखना,
बाड़मेर में जो कोयले की प्रमुख खाने हैं उनका नाम है कपूरडी। क्या नाम है? कपूरडी। एक का नाम है जालिपा, एक का नाम है गिरल, ठीक दोस्तों, एक का नाम है बरसिंहसर। समझ जाओगे, कपूरडी, जालिपा, गिरल, बरसिंहसर सब आपके ये बाड़मेर साहब जिले में दोस्तों कोयले के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। ठीक दोस्तों, जो गिरल है ना दोस्तों, जो गिरल है सब आपके यहाँ लिग्नाइट आधारित, दोस्तों जो गिरल है यहाँ लिग्नाइट आधारित सब आपके विद्युत परियोजना, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना का संचालन किया जा रहा है। समझोगे ना, बाड़मेर में, गिरल में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना का संचालन किया जा रहा है। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे ना, बाड़मेर में गिरल में लिग्नाइट आधारित सब आपके विद्युत परियोजना का संचालन किया जा रहा है। क्लियर दोस्तों, बाड़मेर में गिरल के अतिरिक्त एक विद्युत परियोजना जालिपा में चलाई जा रही है और दोस्तों आपके एक कहाँ चलाई जा रही है? कपूरडी में चलाई जा रही है। तो जालिपा, कपूरडी और गिरल में आपके लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं, अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं बाड़मेर की सिंचाई परियोजनाओं की। दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं बाड़मेर की सिंचाई परियोजनाओं की। ठीक, अगर दोस्तों हम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, ध्यान रखना, बाड़मेर में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक दोस्तों, बात आती है कि साहब आपके यहाँ सिंचाई परियोजना साहब आपके किससे उपलब्ध कराई जा रही है? तो ध्यान रखना, बाड़मेर में IGNP, समझ जाओगे, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सब आपके सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा दोस्तों रखना, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका जो अंतिम बिंदु है ना दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इसका जो अंतिम बिंदु है वो भी कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक, और दोस्तों उस अंतिम बिंदु का नाम है गडरा रोड। क्लियर, क्या नाम है? गडरा रोड। ठीक, और दोस्तों इस गडरा के नाम से यहाँ एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है गडरा लिफ्ट नहर। क्या नाम है? गडला लिफ्ट नहर। ठीक, तो इस गडरा लिफ्ट नहर से बाड़मेर में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समझ जाओगे, इस गडरा लिफ्ट नहर से बाड़मेर में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों इस गडरा नहर को अब वर्तमान में गडरा नहर नहीं बोलते हैं दोस्तों साहब, इसे वर्तमान बोलते हैं रामदेव लिफ्ट नहर। दोस्तों इसे वर्तमान साहब क्या बोलते हैं? रामदेव लिफ्ट नहर। समझ जाओगे क्या, गडरा नहर को साहब आप क्या बोलते हैं? रामदेव लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। समझ जाओगे क्या। तो बाड़मेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा साहब आपके सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो सबसे अंतिम बिंदु है गडरा रोड, वो भी बाड़मेर में है और इस गडरा ब्रांच का वर्तमान नाम है रामदेव लिफ्ट नहर। समझ जाओगे दोस्तों। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि इसके अलावा और सब आपके यहाँ कौन सी परियोजना है? तो दोस्तों यहाँ एक परियोजना है जिसका नाम है सेला परियोजना। क्या नाम है? सेला परियोजना। क्लियर, ये भी सब आपके बाड़मेर में है। दोस्तों साहब आपके यहाँ एक बांध बनाया गया है नाकोड़ा बांध। क्या बनाया गया है? नाकोड़ा बांध। और पूछा जाएगा कि नाकोड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? लूनी नदी पर बना हुआ है। एकदम क्लियर। तो साहब आपके IGNP के अलावा सेला परियोजना और साहब आपके नाकोड़ा बांध साहब आपके बाड़मेर में दोस्तों आपके सब क्या करते हैं? सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए साहब आपके जल उपलब्ध कराते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। जिले की ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं बाड़मेर की सांस्कृतिक विशेषताओं की। एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं बाड़मेर की सांस्कृतिक विशेषताओं की। एकदम क्लियर दोस्तों, अगर हम सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो तब आपके सबसे पहले बात करते हैं हम बाड़मेर में पाए जाने वाले प्रमुख मंदिरों की। हम सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर के प्रमुख मंदिरों की। अगर दोस्तों बाड़मेर के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम हम साहब आपके किराड़ू के मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ सब आपके मंदिर हैं और नाम क्या है? किराड़ू के मंदिर। सब आपके जो किराड़ू के मंदिर है वो कहाँ है? बाड़मेर में। और पूछा जाएगा
कि बाड़मेर के किस गांव में किराड़ू के मंदिर हैं, तो आप क्या बताओगे कि हातम गांव में। सब किस गांव में है? हातम गांव में किराड़ू के मंदिर हैं। एकदम क्लियर, हातम गांव में किराड़ू के मंदिर हैं। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब जो किराड़ू के मंदिर हैं यहाँ कुल साहब आपके कितने मंदिर हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, यहाँ कुल 5 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 5। इन 5 मंदिरों में दोस्तों 4 तो हैं शिव मंदिर। दोस्तों इन 5 मंदिरों में 4 तो हैं यहाँ शिव मंदिर और दोस्तों 1 है विष्णु मंदिर। एकदम क्लियर, यहाँ 4 तो हैं शिव मंदिर और 1 क्या है यहाँ? विष्णु मंदिर। ठीक, और दोस्तों इन 4 शिव मंदिरों में जो सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका नाम है सोमेश्वर शिव मंदिर। दोस्तों इन 4 शिव मंदिरों में भी जो सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका नाम क्या है? सोमेश्वर शिव मंदिर। समझ जाओगे। किराड़ू के मंदिर कहाँ आते हैं? बाड़मेर में। ठीक, किस गांव में आते हैं? हातम गांव में। क्लियर दोस्तों, कुल कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। 4 तो हैं शिव मंदिर और 1 है विष्णु मंदिर। ठीक दोस्तों, जो किराड़ू के मंदिर है ना दोस्तों, साहब आपके पूछा जाएगा कि साहब आपके जो सब किराड़ू के मंदिर हैं यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो किस शैली में बनी हुई हैं। पूछा जाएगा कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो किस शैली में बनी हुई हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ की तो आपकी जो मूर्तियाँ हैं ना वो गांधार शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है? गांधार शैली में। ठीक, और दोस्तों अगली बात पूछा जाएगा कि साहब आपके जो किराड़ू का मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। क्लियर, मूर्तियां तो बनी हुई है गांधार शैली में और जो मंदिर है वो बना है नागर शैली में। समझ जाओगे ना, मूर्तियां तो बनी है गांधार शैली में और साहब आपके दोस्तों मंदिर बना है नागर शैली में। ठीक दोस्तों, जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं ना वो सब आपकी मूर्तियां बनी हुई हैं खजुराहो के मंदिर में भी। ठीक दोस्तों, जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं वो कहाँ बनी हुई हैं? खजुराहो के मंदिर में भी। और खजुराहो का मंदिर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मंदिर और किराड़ू के जो मंदिर हैं दोनों मूर्तियां गांधार शैली में बनी हुई है। इस कारण साहब आपके इस किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। समझ जाओगे ना, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। प्रमुख मंदिर किराड़ू का मंदिर हातम गांव बाड़मेर में है। 4 तो है शिव मंदिर, 1 है विष्णु मंदिर। यहाँ जो मूर्तियां बनी है वो गांधार शैली में है और गांधार शैली की मूर्तियां ही खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। तो जैसी मूर्तियां खजुराहो के मंदिर में है ऐसी ही मूर्तियां किराड़ू के मंदिर में, इसलिए इस किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक, पूछा जाएगा हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। पूछा जाएगा कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जो हाड़ौती का खजुराहो है ना वो किसे कहा जाता है? भंड देवरा को। किसे कहा जाता है? भंड देवरा को कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। पूछा जाएगा कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत को। क्लियर, और जगत मंदिर कहाँ आता है? उदयपुर में। जब मैंने उदयपुर जिला पढ़ाया था तो वहाँ बताया था मैंने। समझ जाओगे कि दोस्तों एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो मेवाड़ का खजुराहो तो हो गया जगत और साहब आपके ये मंदिर हो गया हाड़ौती का भंड देवरा। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके बाड़मेर में और कौन सा मंदिर है। बात आती है कि जो बाड़मेर है यहाँ और कौन सा मंदिर है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, जो बाड़मेर है ना यहाँ साहब आपके एक मंदिर है और नाम है मल्लीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों बाड़मेर में एक मंदिर और है और मंदिर का नाम क्या है? मल्लीनाथ जी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी हैं, दोस्तों जो मल्लीनाथ जी हैं इनका जो मंदिर है ना दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी हैं इनका जो मंदिर है ना वो है तिलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? तिलवाड़ा में। एकदम क्लियर। और पूछा जाए किस नदी के निकट है, तो लूणी नदी के निकट है। एकदम क्लियर, तिलवाड़ा में है और साहब आपके किस नदी के निकट है दोस्तों? आपके लूणी नदी के निकट स्थित है। एकदम क्लियर दोस्तों जो मल्लीनाथ जी है ना, इन मल्लीनाथ जी के द्वारा कोंडा पंथ की स्थापना की गई थी। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, जो मल्लीनाथ जी हैं इन मल्लीनाथ जी के द्वारा
कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो मल्लीनाथ जी है ना, उनकी बुआ का नाम था मीरा। एकदम क्लियर, अर्थात ये मीरा के भतीजे थे। एकदम क्लियर। दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम से ही बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। क्लियर, मल्लीनाथ जी के नाम से ही बाड़मेर को साहब आपके क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या? मल्लीनाथ जी के नाम से साहब आपके बाड़मेर को क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। एकदम क्लियर। दोस्तों यहाँ बढ़ता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। क्लियर दोस्तों, यहाँ बढ़ता है मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक, पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ साहब आपके क्या बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक, और दोस्तों जो मल्लीनाथ पशु मेला है ना, ये है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। दोस्तों जो मल्लीनाथ पशु मेला है, यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक दोस्तों, जो मल्लीनाथ पशु मेला है, ये राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन पशु मेला है। समझ जाओगे दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में बढ़ता है और साहब आपकी ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। समझ जाओगे क्या? फिर पूछा जाता है कि जो मल्लीनाथ पशु मेला है, इसका आयोजन कब होता है? पूछा जाएगा कि मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है, तो आप क्या बताओगे? चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूणी नदी के निकट है। क्लियर, मल्लीनाथ जी के नाम से साहब आपके बाड़मेर का नाम पड़ा है मालानी। मल्लीनाथ जी की बुआ का नाम था मीरा। और दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जो कि साहब आपके मालानी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। एकदम क्लियर किया दोस्तों। फिर बात आती है कि जो मल्लीनाथ जी हैं, बात आती है कि जो मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी की साहब आपके पत्नी का नाम क्या था? पूछा जाएगा कि जो मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। और पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? उगमा से। ठीक, पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? उगमा से। ठीक दोस्तों, फिर पूछा जाए कि जो मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? क्लियर, पूछा जाए कि जो मल्लीनाथ जी हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मल्लीनाथ जी को साहब आपके त्राता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्राता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि बाड़मेर में साहब आपके और कौन सा मंदिर है, तो आप क्या बताओगे? कि दोस्तों बाड़मेर में साहब आपके एक मंदिर और है, और दोस्तों उस मंदिर का नाम है नागणेची माता का मंदिर। बाड़मेर में एक मंदिर और है, और साहब आपके मंदिर का नाम है नागणेची माता का मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर है? नागणेची माता का मंदिर। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि जो नागणेची माता का मंदिर है, ये कौन से गांव में है, तो आप क्या बताओगे? कि नागणेची माता का मंदिर नागड़ा गांव में है। कौन से गांव में है? नागड़ा गांव में। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो नागणेची माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? कि नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कराया था दुहड़जी राठौड़ ने। पूछा जाए कि नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, दुहड़जी राठौड़ ने कराया था नागणेची माता के मंदिर का निर्माण। ठीक, अच्छा दोस्तों रखना, जो नागणेची माता का मंदिर है ना दोस्तों, यहाँ जो नागणेची माता की प्रतिमा है, यहाँ जो नागणेची माता की प्रतिमा है ना, ये लकड़ी से निर्मित होती है। समझे ना, नागणेची माता के मंदिर में जो नागणेची माता की प्रतिमा है वो किससे निर्मित होती है, लकड़ी से निर्मित होती है। क्लियर, नागणेची माता का मंदिर कहाँ है, नागड़ा गांव बाड़मेर में निर्माण कराया था धुवड़जी राठौड़ ने, और यहाँ जो प्रतिमा है वो लकड़ी से होती है निर्मित। क्लियर दोस्तों, एक बात और ध्यान रखो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें अलग अतिरिक्त बताऊंगा। दोस्तों राजस्थान में नागणेची माता के 2 मंदिर हैं। क्लियर दोस्तों, राजस्थान में नागणेची माता के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर तो है मेहरानगढ़ में, एक मंदिर तो कहाँ है, मेहरानगढ़ में, और एक मंदिर है नागड़ा गांव में। ठीक, याद रखना भैया। ठीक,
मेहरानगढ़ साहब कहाँ आता है? जोधपुर में। क्लियर, हम बहुत जल्दी साहब आपके जोधपुर पढ़ने वाले हैं। ठीक, और पूछा जाएगा कि साहब आपके जो जोधपुर में नागनेशी माता का मंदिर है वो साहब आपके किसने बनाया था? राव जोधा ने। किसने बनाया था? राव जोधा ने। ठीक, नागना गांव साहब आपके कहाँ आता है? बाड़मेर में। ठीक, और साहब आपके यहाँ मंदिर किसने बनाया था? दुवड़जी राठौड़ ने। यहाँ मंदिर साहब आप किसने बनाया था? दुवड़जी राठौड़ ने बनाया था। ठीक, और दोस्तों जो नागनेशी माता है ना, ये है राठौड़ों की कुल देवी। दोस्तों जो नागनेशी माता है इसे कहा जाता है राठौड़ों की कुल देवी। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ध्यान रखना, जो राठौड़ की कुलदेवी है वो कौन है? नागनेशी माता। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि राठौड़ों का राष्ट्रगीत कौन सा है? पूछ लिया जाए कि राठौड़ों का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि राठौड़ों का राष्ट्रगीत है धूसा। राठौड़ों का आपके राष्ट्रगीत कौन सा है? धूसा। ध्यान रखना। और दोस्तों ये सब आपके जो राठौड़ का राष्ट्रगीत धूसा है, इस धूसा में एक महिला का नाम आता है। दोस्तों इस धूसा में एक महिला का नाम आता है, और दोस्तों उस महिला का नाम है गोराधाय। क्या नाम है भैया? गोराधाय। और दोस्तों इस गोराधाय को कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। समझ जाओगे ना, इस गोराधाय को कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। क्लियर, राठौड़ों के कुलदेवी तो कौन है साहब? आपके नागनेशी माता। और राठौड़ों का राष्ट्रगीत क्या है साहब? आपके धूसा। और धूसा में एक महिला का नाम आता है साहब आपके, क्या नाम है दोस्तों? आपके गोराधाय। और दोस्तों गोराधाय साहब क्या कहलाते दोस्तों? आपके दोस्तों साहब जो गोराधाय है सब आपके दोस्तों ये क्या कहलाते दोस्तों? आपके मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है। एकदम क्लियर दोस्तों। ठीक, फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले मंदिर की। दोस्तों हम बात करते हैं अगले मंदिर की। तो दोस्तों अगर अगले मंदिर की बात की जाती है तो तब आपके बाड़मेर में एक मंदिर और है, और दोस्तों उसका नाम है ब्रह्मा जी का मंदिर। क्लियर, बाड़मेर में एक मंदिर और है, और दोस्तों मंदिर का नाम क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। बाड़मेर में एक मंदिर और है, नाम क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ये कहाँ है? आसोतरा में। कहाँ है? आसोतरा में है। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा कि साहब आपके आसोतरा में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? खेताराम जी ने। ठीक है दोस्तों, समझ जाना, आसोतरा में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था? खेताराम जी ने। और दोस्तों आसोतरा बाड़मेर साहब आपके जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, यहाँ ब्रह्मा और सावित्री की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। समझ जाओगे कि दोस्तों यहाँ ब्रह्मा और साहब आपके सावित्री की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। एकदम क्लियर दोस्तों। इसके अलावा साहब आपके बाड़मेर में एक मंदिर और है, और दोस्तों उसका नाम है गरीबनाथ जी का मंदिर। क्लियर, यहाँ एक मंदिर और है, और दोस्तों उसका नाम क्या है? गरीबनाथ जी का मंदिर। ठीक, और पूछा जाएगा कि जो गरीबनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ है? गुड़ामलानी में। कहाँ है? गुड़ामलानी में। और पूछा जाएगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? कोमलनाथ जी ने। पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का निर्माण साहब किसने कराया था? कोमलनाथ जी ने कराया था। हाँ या ना भी आओ? समझ गए क्या दोस्तों? ठीक, दोस्तों साहब आपके ये थे बाड़मेर जिले के प्रमुख मंदिर। ठीक, कौन सा? अच्छा दोस्तों एक बार आप रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह, कौन कौन से साहब आपके मंदिर हैं बाड़मेर में? किराड़ू मंदिर, एकदम क्लियर। मल्लीनाथ जी का मंदिर, एकदम क्लियर दोस्तों आपका। ठीक, नागनेशी माता का मंदिर है, क्लियर दोस्तों। ब्रह्मा जी का मंदिर है और गरीबनाथ जी का मंदिर है। ये सब कहाँ है? बाड़मेर में है। ठीक, फिर दोस्तों हम बात करते हैं बाड़मेर के प्रमुख मेलों की। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाड़मेर के प्रमुख मेलों की। ठीक, तो दोस्तों अगर हम प्रमुख मेलों की बात करते हैं तो दोस्तों बाड़मेर में एक मेला भरता है आलम जी का दोहरा में। ठीक है दोस्तों, आलम जी का दोहरा। ठीक दोस्तों, बाड़मेर साहब आपके एक स्थान है आलम जी का दोहरा। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर भी है और साहब आपके यहाँ मेला भी भरता है आलम जी का दोहरा मेला। ठीक है दोस्तों, ये मेला भरता है। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि ये मेला साहब आपके कहाँ भरता है? गुड़ामालानी में। साहब कहाँ भरता है? गुड़ामालानी में भरता है। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कब भरता है? माघ के महीने में। साहब आपके माघ के महीने में साहब आपके ये मेला भरता है। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों
ये जो मेला है ना, इस मेले को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। दोस्तों देखना, ये जो मेला है ना, इस मेले को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। समझ जाओगे, ये जो मेला है ना, इसे क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल। और दोस्तों यहाँ एक विशेष जाति के घोड़े बिकने आते हैं, मालानी नस्ल के। किस नस्ल के? मालानी नस्ल के घोड़ों का मेला जो है सब आपके वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों? आलम जी के धोले में। समझोगे ना, मालानी नस्ल के घोड़ों का जो मेला है, क्लियर? मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं उनका सब आपके जो मेला है, उनका सब आपके आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? आलम जी का दोहरा में किया जाता है। समझ जाओगे दोस्तों, ठीक। और दोस्तों इसे कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे क्या दोस्तों? अच्छा दोस्तों, सब समझना, आलम जी का दोहरा मेला गुड़ा मलानी में भरता है, माघ के महीने में भरता है। और इस आलम जी के दोहरे को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। और यह मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? ये मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, ठीक? देखो दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जाए कि घोड़ों का मेला कहाँ भरता है, पूछा जाए कि घोड़ों का मेला कहाँ भरता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आलम जी का दोहरा। ये होगा ना भाई। पूछा जाए कि घोड़ों का मेला कहाँ भरता है, आलम जी का दोहरा, पहली बात। अच्छा, अगर पूछा जाए कि घोड़े की मजार कहाँ है, पूछ लिया जाए कि घोड़े की मजार कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि जो घोड़े की मजार है वो कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। जो घोड़े की मजार है वो कहाँ है भैया? तारागढ़ अजमेर में। और पूछ लिया जाए कि घोड़े की छतरी कहाँ है, पूछा जाए कि घोड़े की छतरी कहाँ है, तो बता दोगे ना भैया आप? पूछ लिया जाए कि घोड़े की छतरी कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो घोड़े की छतरी है वो है बालीचा में। कहाँ है भैया? बालीचा में। राणा प्रताप के घोड़े की छतरी, समझोगे ना? घोड़ों का मेला आलम जी का दोहरा, घोड़े की मजार तारागढ़, और घोड़े की छतरी बालीचा उदयपुर में है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। फिर बात आती है कि बाड़मेर में वो किसका मेला भरता है, तो हम आपके बताओगे बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, ठीक। पूछा जाए कि बाड़मेर साहब आप और किसका मेला भरता है, यहाँ मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, ठीक। बाड़मेर में रानी भटियाणी का मेला भरता है, ठीक। बाड़मेर में रानी भटियाणी का मेला भरता है, ठीक। दोस्तों बाड़मेर में सब आपके दोस्तों जो बाड़मेर है सब आपके यहाँ एक कानन मेला भी भरता है। कौन सा मेला भरता है? कानन मेला भी भरता है। क्लियर दोस्तों? और सब आपको पूछा जाए कि सब आपके जो बाड़मेर है यहाँ एक विरात्रा माता का मेला भी भरता है। क्लियर दोस्तों? बाड़मेर में एक विरात्रा माता का मेला भी भरता है। क्लियर? तो आपके बाड़मेर के प्रमुख मेले मल्लीनाथ जी का मेला, क्लियर है? अच्छा दोस्तों, इसके अलावा विरात्रा माता का मेला, रानी भटियाणी का मेला, आलम जी का दोहरा, ये सब आपके बाड़मेर के प्रमुख मेले हैं। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, बाड़मेर में साहब आपके एक स्थान है, दोस्तों जानना, बाड़मेर में एक स्थान है और दोस्तों उस स्थान का नाम है पीपलूद। क्लियर दोस्तों? जानना, बाड़मेर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है पीपलूद, ठीक। और दोस्तों इस पीपलूद को कहा जाता है लघु माउंट आबू। जो पीपलूद है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु माउंट आबू। समझ जाओगे दोस्तों? बाड़मेर साहब आपके एक स्थान है, उसका नाम क्या है? पीपलूद, जो क्या कहलाता है? लघु माउंट आबू। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा, राजस्थान में सर्वाधिक साहब आपकी जो पशु संपदा है वो सब आपके किस जिले में है? बाड़मेर में। समझ जाओगे ना? राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु संपदा है सब वो किस जिले में है दोस्तों? आपके बाड़मेर में है। समझ जाओगे क्या? राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु संपदा है सब वो कहाँ है? सब आपके बाड़मेर में है। एकदम क्लियर? पहली बात। अब देखो दोस्तों, पशु संपदा से एक बात ध्यान रखना, ठीक। अगर सर्वाधिक पशु संपदा की बात आए तो बाड़मेर, ठीक। अगर तो पूछा जाए सर्वाधिक पशु घनत्व, पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है,
पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? डूंगरपुर। समझ आए ना? देखो सर्वाधिक पशु संपदा तो बाड़मेर में, सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? डूंगरपुर में, और यहाँ 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर रहे। क्लियर? और पूछा जाए कि न्यूनतम पशु घनत्व, पूछा जाए न्यूनतम पशु घनत्व ये किस जिले में है? पूछ लिया जाए कि न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले में है, तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर में है। किस में है? जैसलमेर में। और दोस्तों यहाँ 8 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर का साहब आपके आंकड़ा देखा गया है। और पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है राजस्व विभाग के अंतर्गत। समझ जाओगे? पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है, राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है। और दोस्तों 2012 की पशु गणना के अनुसार सबसे कम घनत्व साहब डूंगरपुर, सबसे अधिक घनत्व है डूंगरपुर में, सबसे कम है जैसलमेर में, और सर्वाधिक पशु संपदा है बाड़मेर में। एकदम क्लियर है दोस्तों यहाँ तक दोस्तों कोई बात है तो पूछ लीजिए। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है ये सब आपके बाड़मेर साहब आपके और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? पूछा जाएगा कि जो बाड़मेर है ये बाड़मेर साहब आपके और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, दोस्तों जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये 2 जिलों में है। ठीक, अच्छा एक जिला तो कौन सा है? बाड़मेर में है। ठीक, और एक जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। इन दोनों में साहब आपके क्या आता है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। ठीक दोस्तों साहब आपके बाड़मेर में एक मंदिर भी है साहब जिसे कहा जाता है नाकोड़ा जैन मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ एक मंदिर भी है साहब जिन्हें कहा जाता है नाकोड़ा जैन मंदिर। और दोस्तों इस नाकोड़ा जैन मंदिर में एक तो नाकोड़ा भैरव की मूर्ति स्थित है। एकदम क्लियर। और दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थित है। एकदम क्लियर। और दोस्तों नाकोड़ा भैरव को हाथ का हजूर कहा जाता है। जो नाकोड़ा भैरव है साहब आपके इन्हें क्या कहा जाता है? हाथ का हजूर कहा जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि जो बाड़मेर है वो बाड़मेर साहब आपकी ओर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, बात आती है कि जो बाड़मेर है ये साहब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे कि जो बाड़मेर है ना वो अजरक प्रिंट के लिए भी प्रसिद्ध है। जो बाड़मेर है वो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जाए कि बाड़मेर में अजरक प्रिंट का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? बालोतरा। क्लियर। पूछा जाए कि बाड़मेर में अजरक प्रिंट का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? बालोतरा। एकदम क्लियर। दोस्तों ध्यान रखना, बाड़मेर में 2 तरह की प्रिंट होती हैं। बाड़मेर में 2 तरह की प्रिंट होती हैं, एक तो अजरक प्रिंट होती है और दोस्तों एक मलिर प्रिंट होती है। बाड़मेर में 2 तरह की प्रिंट होती हैं, एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिर प्रिंट। फिर बात आती है कि दोस्तों जो अजरक प्रिंट होती हैं इसमें साहब आपके कौन सा रंग प्रमुख होता है? लाल और नीला। कौन सा होता है? लाल और नीला। और दोस्तों जो मलिर प्रिंट है सब आपके इसमें कत्थई रंग प्रमुख होता है। एकदम क्लियर। और दोनों कहाँ की हैं? बाड़मेर की हैं। दोस्तों ये था जिला बाड़मेर, बाड़मेर की विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं और सब आपके सांस्कृतिक विशेषताएं। मुझे उम्मीद है कि आपने जितना स्नेह जितना समर्थन राजस्थान जिला दर्शन को दिया है उतना ही समर्थन दोस्तों आप इस बाड़मेर को भी देंगे। दोस्तों जब भी आप हमारा जिला दर्शन देखें तो आप अनिवार्य रूप से हमारे वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, अगर कोई सुझाव देना हो तो भी कमेंट करें। आपके सुझाव हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से काव्य के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।